ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 18 18वीं कक्षा को आज पढ़ने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। ठीक है, ये 3 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई आपको जानकारी चाहिए देववाणी से ऑनलाइन संस्थान की तो आप प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। चलिएगा, तो ये हमारा यहाँ पर चल रहा था, हम नायकः की सिद्धि कर रहे थे। ठीक है, इसकी सिद्धि कर रहे थे नायकः। गत कक्षा में मैंने आपको ये सारी इतनी करा दी थी कि यहाँ तक हम आ गए थे। हमने यहाँ तक ऐसा बना लिया था नी और अक, ऐसी स्थिति हमारी बन गई है। ठीक है, चलिए नी अक। अब हमें बनाना है नायकः। क्या बनाना है? नायकः। तो अभी हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो अब यहां से आगे पुनः कहते हैं अंगाधिकार में, इसके परे रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञाएं। पहले वाले सूत्र थे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से। ठीक है, अंग संज्ञा का एक कार्य कर लिया था हमने, वो को अक कर दिया है। अब दूसरा कार्य उसी अंग के अधिकार में। अंग के अधिकार में वर्तमान एक सूत्र है अचोयणिति, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 115वां सूत्र है अष्टाध्यायी में। ठीक है, ते अजंत अंग नी को णित परे मानकर वृद्धि प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अजंत अंग, अजंत अंग का मतलब हो गया अंग जिसकी संज्ञा है, उसके जिसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो अजंत अंग है उसको इत प्रत्यय अथवा णित प्रत्यय, माने ये इत और णित, इनमें से कुछ भी हो, चाहे इत हो, जिसका इत गया है वो इत हो गया, जिसका अण की इत संज्ञा हुई है वो अणित हो गया। इन दोनों में से कोई भी प्रत्यय परे हो तो क्या करता है? ये वृद्धि करता है, उस अजंत अंग को वृद्धि करता है।
आइएगा, इसका सूत्र का अर्थ देखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सूत्र है आपका 7/2/115, जैसा कि मैंने बताया था। इसका अर्थ देखिएगा। अर्थ अजन्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति णिति च प्रत्यये परतः। कोई भी अजंत अंग है उसको वृद्धि हो जाती है ईत अथवा अणित प्रत्यय के परे रहते। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ हमारा, ये जो नी है, ये क्या है, नी, जो नी है ये नी को वृद्धि प्राप्त हुई। अब हमारे मन में प्रश्न वही उठा, वृद्धि क्या है व्याकरण के अंदर? तो फिर प्रकृत सूत्र से, जिसको हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, वृद्धिरादैच, आ आई औ इन तीनों की वृद्धि संज्ञा हुई। इसने कहा वृद्धि, तो वृद्धि क्या होती है, आ आई औ। ठीक है, तो ये वृद्धि संज्ञा हुई। अब वृद्धि करनी है। अब यहां पर वृद्धि करनी है तो ध्यान दीजिएगा, इसने कहा अजंत अंग को वृद्धि होगी। अब वृद्धि कहां पर होगी, ये और एक प्रश्न आता है मन में कि वृद्धि कहां पर होगी। ये तीन तो होने लगे, परंतु अब नी में ना भी है और ई भी है। तो वृद्धि कहां होगी, ये प्रश्न उठता है। न को वृद्धि हो या ई को हो, तो इसके लिए यहां पर एक सूत्र लिखा नहीं है। एक सूत्र लगता है अलोन्त्यस्य। क्या, अलोन्त्यस्य, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अलोन्त्यस्य। ये प्रथम इसी पाद का है, प्रथम पाद का सूत्र है ये। ठीक है, संख्या में बता देता हूं, आप अपनी प्रथमावृत्ति में और देख लीजिएगा। बाकी मैं आगे, अभी इसका मुख्य कारण नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहे। ये 51वां सूत्र है, 51 माने 51 नंबर का। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 51वां सूत्र है, अलोन्त्यस्य। ये कहते हैं कि षष्ठी से निर्दिष्ट कोई कार्य कहा गया है वो अंतिम अल को होता है। अंत्यस्य अल माने अंतिम अल को, तो इसका मतलब अंतिम अल इसमें क्या है, ई है। तो जो वृद्धि है वो किसको होगी, ई को होगी, न को नहीं होगी। न को कुछ नहीं होगा। अब इनमें से आ आई औ वृद्धि तीन नाम है, कौन सा हो, जैसे पहले भागा में बात थी वैसे यहां पर भी बात आ गई। आ हो, आई हो, औ हो। अब कोई निर्णय नहीं है, तो फिर जो न्यायाधीश सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, वो क्या आ गए, स्थानांतरतम से ई का सदृशतम आई हुआ। क्या हुआ, ई का सदृशतम क्या हुआ, आई। बिल्कुल वैसे ही देखना है वर्णोच्चारण शिक्षा में जान करके कि इस ई से इन तीनों में से किसका सबसे अधिक स्थान अथवा प्रयत्न मिल रहा है। माने स्थान प्रयत्न दोनों मिलने चाहिए। ठीक है, और अर्थकृत तो यहां पर है नहीं, चार प्रकार से था, अर्थकृत, स्थानकृत, गुणकृत और तो चार प्रकार से बताया था। ठीक है, और कालकृत, कालकृत। तो अब ये देखना है जो ई है ये द्विमात्रिक है। ठीक है, कालकृत देखेंगे तो ये ई क्या है, ई द्विमात्रिक है, ये भी द्विमात्रिक है, ये भी द्विमात्रिक है, ये भी, तीनों द्विमात्रिक है। तीनों के समान काल से तो समानता मिल रही है तीनों की, काल की दृष्टि से तीनों द्विमात्रिक काल वाले हैं, और ये भी ई भी द्विमात्रिक काल वाला है। तो कोई निर्णय नहीं हुआ। और
आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से भी देखेंगे तो जो गुणकृत देखने लगेंगे तो भी क्या है, इसका और इसका तीनों का गुण एक ही है। ये क्या है, ये भी विवृत स्वराह और ये भी विवृत स्वराह। ठीक है, देख लेंगे, आइएगा वर्णोच्चारण शिक्षा पर आ जाते हैं, देखिएगा ये यहां देखिएगा, ये विवृत स्वरा मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। ठीक है, उससे ये क्या हो रहा है, इनका तीनों का क्या है, और जो ई है ये क्या है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है। कैसा है, ये विवृत हैं। और इनका जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न में घोष और अघोष की बात आती है। तो ये सभी जो स्वर होते हैं आपके, ये क्या बताए थे, इसमें महाप्राण वाले बताए थे। जो ये भी महाप्राण वाला है और ये भी महाप्राण वाला है। ठीक है, ये भी विवृत हैं और ये भी विवृत हैं। ठीक है, ये सूत्र बता दिया था आपको, विवृत कर्णाः स्वराः। आभ्यंतर प्रयत्न तो इनका सबका क्या है, विवृत है। और बाह्य में देखेंगे तो ये महाप्राण ये भी है और ये भी महाप्राण है। अच्छा जी, और इनका जो ये कैसे, ये हैं आपके घोषवान। इनका घोष क्या है, ये घोष है, ये भी घोष है और ये भी घोष है। तो बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न से तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, ये तीनों इसके समान मिल रहे हैं। गुणकृत देखेंगे तो कालकृत और गुणकृत में कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कैसे करें, क्योंकि भाई इनका इसका भी जो है वो इसका भी है, इसका भी तीनों का इससे मिल रहा है। अर्थकृत लेंगे, अर्थकृत कुछ इसमें घटने वाला नहीं है, क्योंकि आ ई का तो कोई अर्थ नहीं है, ना आ का अर्थ है, ना ई का अर्थ है, ना ऊ का अर्थ है। अर्थकृत तो इसमें समानता कोई घट नहीं रही। अब बचता है हमारे पास में स्थानकृत, स्थान मिला लेते हैं। ई का स्थान क्या है, इचु यशास तालव्याः, तालु है इसका स्थान। ई वर्ण का स्थान क्या है, तालु। अभी वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र बता देते हैं, चलिएगा देखिए, ये है आपका इचु यशास तालव्याः। ये जो ई और चवर्ग का और श का इनका स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु। और आई का स्थान क्या है पहले भी बताया था पिछली कक्षा में, ए दई तऊ कंठ तालव्यऊ। इसका कंठ और तालु है। तालु तो है पर कंठ इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, और
ओ दौ तौ, इसका स्थान क्या है? कंठ्योष्ठ्यौ। क्या है? कंठ्योष्ठ्यौ। कंठ और ओष्ठ। अच्छा जी। इकार का क्या है? अच्छा, और जो आकार था, आकार का स्थान हमने आपको गत कक्षा में बताया था, अकुहु विसर्जनीय कंठ्या। अ का स्थान है कंठ, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये हमारे पास में ये है आ और आई और औ, समझ लीजिएगा। और हमारे पास में क्या है? किसको करना है? ई को। ई का स्थान क्या है? तालु, ध्यान रखिए, तालु है। और आ का स्थान क्या है? कंठ, कंठ। आई का स्थान क्या है? कंठ और तालु, ठीक है। औ का स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ, ठीक है। अब हमें इससे इनमें से देखना है। देखिएगा, ई का स्थान तालु, आ का स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनीय कंठ्या से, तो इसका तो कोई स्थान मिल ही रहा है, तो हट गया। ई का और आ का कोई स्थान से नहीं सदृशता समानता दिख रही है, ठीक है। और आई, आई के साथ मिलाने लगेंगे तो आई में क्या है? कंठ भी है और तालु भी है, तो 50% मिल रहा है। 50% मिल रहा है, 50% नहीं मिल रहा है। और औ का कंठ और ओष्ठ है, तो औ के साथ में इसका जी कुछ भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। आ के साथ में भी नहीं मिल रहा, औ के साथ में भी नहीं मिल रहा, आई के साथ में 50% मिल रहा है, 50%। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इनका तो 1% नहीं मिल रहा, 50% आई का मिल रहा है, तो आई ही इसके स्थान में अब होगा, क्योंकि ये तो रिएक्ट हो गए, इनकी तो बिल्कुल भी समानता नहीं है ई के साथ में। तो इसलिए स्थानांतरतमा सूत्र से क्या हुआ? स्थानकृत सदृशता देखने पर आई की सदृशता मिल गई, तो आई हो गया, ई को तो क्या हो गया? नई, ठीक है जी। क्या हो गया? नई। और अक, अब आगे इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब है आपका, अब आगे इसमें एक सूत्र लगा रहे हैं, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। ये सूत्र कहता है कि आधी मात्रा से कम का जब 2 या 2 से अधिक वर्णों में समीपता हो उच्चारण में, तो उन वर्णों की एक संज्ञा हो जाती है संहिता, ठीक है। चलिएगा, इस वर्णों के अत्यंत सामीप्य की संहिता, संहिता संज्ञा होती है, ठीक है। कौचा संहिता, संहिता। अब चलिएगा इसका अर्थ देख लीजिएगा पहले, फिर चलेंगे आगे। ये है, ये सूत्र देखिएगा, परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता।
पर शब्दो अतिशयवाची वर्णानां परः अतिशयितः सन्निकर्षः प्रत्यासत्ति संहिता संज्ञको भवति। कहते हैं बस इतना मोटा समझ लीजिएगा कि वर्णों के माने व्यवधान रहित जो वर्ण हैं उन वर्णों की माने एक वर्ण से दूसरा वर्ण कोई व्यवधान विराम नहीं होना चाहिए, और आधी मात्रा के काल से अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए वर्णों के उच्चारण में। तो उन सभी वर्णों की क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर क्या है, ये नई है, नई और अक, यहां पर नई अक, यहाँ बीच में कोई हम गैप नहीं दे रहे, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी, संहिता संज्ञा हो गई, संहिता संज्ञा हो गई। अब संहिता संज्ञा हो जाने से क्या है, आगे यह सूत्र लगाया, ये आगे 6वें अध्याय में एक सूत्र है संहितायाम, ये अधिकार सूत्र है 6:1-10-70। ये संहितायाम माने संहिता संज्ञा जिसकी हो गई है उसके लिए कार्य कहे जाएंगे इससे आगे, ठीक है। तो इसके अधिकार में ही एक सूत्र है एचो यवायावः 6:1-75। ये आपको जो संस्कृत शिक्षण की कक्षाएं थी उसमें हमने पढ़ाया था, एचो यवायावः, इसलिए इसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसका अर्थ है एच, एच प्रत्याहार है। एच में कौन से आ गए, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण आ गए। के स्थान में ए को आय, ओ को अब, आई को आय और औ को आव, ये क्रम से होते हैं। क्या है, ये आगे बताए जाएंगे। प्राप्त हुए और इनके स्थान में ये प्राप्त हुए। यहां भी सम संख्या वाले 4 ही उद्देश्य और 4 ही अनुदेश हैं, माने 4 तो स्थानीय और 4 ही आदेश हैं। अनुदेश माने आदेश और उद्देश्य माने स्थानीय। तो अब यहां पर जहां पर बराबर होते हैं स्थानीय और आदेश, वहां पर कौन सा सूत्र लगता है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, माने क्रम बराबर है तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, ये होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले इसका पूरा सूत्र आपको बताएंगे आज, चलिएगा। तो प्रथमा वृत्ति के अंदर इसका जो सूत्र है, ठीक है, संहितायाम सूत्र का भी देख लेते हैं। अधिकारोऽयम् अनुदात्तं पदम एकवर्जं यावत् प्राग एतस्मात् सूत्रात् यद् वक्ष्यति तत् संहितायाम इत्येवं वेदितव्यम। एक सूत्र आएगा अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये इसी 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 152वां सूत्र है। इससे पहले इसका अधिकार चलेगा, माने 151वें सूत्र तक इसका अधिकार चलेगा, 70 से लेके वहां तक जो भी कार्य होंगे वो संहिता जिसका नाम है, जिसकी संज्ञा उसी को होंगे, दूसरे को नहीं होंगे, ठीक है। चलिएगा, बस इतना ही समझना है इसको। अब है एचो यवायाव, इसके वहीं आगे है प्रकरण में। एचो यवायाव क्या कहता है, ये अर्थ एचः स्थाने अय अव आय याव इत्येते आदेशाः यथा संख्यम अच्छी परतो भवन्ति संहितायाम विषये। माने एच का वही 4 वर्ण आ गए एच में, ए और ओ और आई और औ, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी की तरह नहीं लिखा जाता है ए आई ओ औ, ऐसा नहीं, जैसा प्रत्याहार में पढ़ा हुआ उसी क्रम में लिखा जाता है ए ओ आई औ, ठीक है। तो ये 4 के स्थान में 4 यथासंख्य करके, यथासंख्य मन तो ऐसा समानाम वो सूत्र लग गया था, पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में आपको। तो माने ए को आया और ओ को अब और आई को आय और ओ औ को आव, ये आदेश हो जाते हैं संहितायाम, ठीक, संहिता में।
कब? अच के परे रहते, कोई स्वर बाद में हो तो। अब देखिएगा, अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमारी क्या स्थिति है, ये देख लीजिएगा। यहां पर हमारी संहिता संज्ञा है। और ये क्या है, ये क्या आई है, आई है। और आगे अच परे है, ये अ अच में आ गया, ये अच परे है, अच मने अच में ये स्वर है, स्वर है। तो इसको आई को क्या हो जाएगा, बोलो आय, क्रम से आई को आय हो रहा था, तो इसको आय हो गया। तो क्या बन गया जी आपका, बोलो, ये सूत्र अवश्य लगेगा, ध्यान रखेंगे। ना आय अक, मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा, ना य क। ठीक है, ये नायक बन गया, बस इतना बन गया। अब जैसा हमने भाग हमें बनाया था, भाग बना करके भागा बनाया, वैसे ही नायक, नायक से नायका बनाने में सारे वही सूत्र लगेंगे। मैं बताता हूं, आइए। अब क्या है, यहां पर नायक बन गया, तो पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ है जैसा पिछली सिद्धि में किया था भागा की, वैसे ही। कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च ये सूत्र था, ये कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय की क्या हो गई, कृत प्रत्यांत शब्द की नायक की कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ये बता दिया था आपको, क्या करता है, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा, ये प्रातिपदिक बन गया। अब पुनः पूर्ववत, पूर्ववत मान जैसे भाग में तू आकर के, मान स्वादि उत्पत्ति की थी, तू सू लाने को क्या बोलते हैं, स्वादि उत्पत्ति, आकर विसर्जनीय होकर नायक बन जाएगा, ये नायक। ठीक है, अब ये आपको स्वयं करना है, मैं आपको बताता हूं, फिर भी आपको स्वयं नोटबुक पर लिखना है स्वादि उत्पत्ति कैसे होगी। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां से आरंभ करना है, भागः, ये सूत्र तो लगा दिया हमने। अब यहां से आरंभ करके सारे सूत्र लगेंगे। नायक से क्या लगा, ज्ञाप प्रातिपदिका, प्रातिपदिक से, स्वऊ जस अम आउट इत्यादि से, प्रत्यय 21, और प्रत्यय परश्च, प्रत्यय प्रत्यय संज्ञा हो गई, परश्च से वो परे हुए 21 प्रत्यय, परंतु प्रातिपदिक से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए, हमें एक ही लाना है। ठीक है, एक ही लाना है। तब सुपाहा, सुपा सूत्र ने क्या किया है, इनके तीन तीन जोड़ों की, उन तीन में एक एक की, तीन तीन के जुट की क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर दी। अब विभक्तिश्च, उन 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा हुई तीन तीन की। ठीक है, और अब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से, प्रातिपदिकादि के अर्थ में यहां नायक से प्रथमा विभक्ति आनी है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रत्यय, 3 प्रत्यय प्राप्त हुए, शेष 18 हट गए। अब 3 में से भी एक करना है, तो द्वे कयोर द्विवचन ही कवचने, माने एक कहा कि एक वचन की विवक्षा, माने कहने में, कहने की इच्छा में एक वचन का प्रत्यय होगा। तो यहां भागा दिखाए, भागा की सिद्धि नायक, नायक से परे एक वचन का प्रत्यय सु आ गया, केस आउ और जस हट गए। ठीक है, पूरा इतना करेंगे। यहां भागा के स्थान में नायक लगाना है। अब आपको फिर क्या आपकी स्थिति हो गई, ऐसी हो गई, यहां पर लिखिए ना या का और सु, ऐसा बन गया। ठीक है, मुखनासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक की मुख, अनुनासिक संज्ञा हो गई इसकी उनकी,
उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई अनुनासिक की, और तस्य लोपा अदर्शनम लोपा, इसका लोप हो गया। तो अब क्या बन गया जी, ना या का और स सुप्तिगंतम पदम, सुप अंत वाले भागस की या नायस नायकस बन गया है। तो सुप्तिगंत पदम से नायकस, इसकी क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई पूरे की। पदस्य के अधिकार में ये सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। सो अब पदाधिकार में वर्तमान सजुषो रोह, माने सकारांत पद और सजुष के शकार को और पदांत सकार को क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। पद के अंतिम स को, जिस स को क्या होगा, रू हो गया। क्या बन गया, आइएगा ना ना या का रू, इसकी भी मुखनासिका वचोनासिका उपदेश अनुनासिका तस्य लोप आदर्शन लोप, इसका भी लोप हो गया, हट गया। अब स को रू हो गया, पूर्वत रू की उनकी संज्ञा होकर लोप हो गया। अब यहाँ पर विराम हो, अवसानम आगे कुछ नहीं है, तो अवसान संज्ञा हो गई। अवसान संज्ञा होने से खरबसान योर विसर्जनीय, अवसान बाद में उससे पूर्व में जो रेप है उसको क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, रखो। तो इसको विसर्ग हो गया तो क्या बन गया जी, बोलो, नायकः। नायकः बन गया जी, ठीक है। बस अब ये आपका बन गया नायकः, यहां मैंने बना दिया है। अब आपको इसकी सिद्धि अपनी कॉपी पर लिखनी होगी। स्वादि उत्पत्ति आपको 2, 10, 20 बार करनी पड़ेगी, तब आपकी बुद्धि में ये सारे सूत्र बैठेंगे, ठीक है। तो नायकः बन गया ये आपका, ठीक है। तो नायकः। अब इसी प्रकार से ची धातु, ची चयने धातु से इसकी संज्ञा हो जाए हलंत्यम से चायकः, चुनने वाला। ष्टुई स्तुतौ के स्तावकः, स्तावका में इतना विशेष अब मैं आपको आगे कक्षा में बताऊंगा, अभी आज इतना ही रहने दीजिएगा नायका तक। आगे आपको चायकः और ये स्तावकः आदि जो है मैं थोड़ा सा विशेष आपको बता दूंगा विस्तार से। तो आज की कक्षा में हमारी ये दूसरी सिद्धि नायका भी पूर्ण हो गई। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।